नमस्ते विद्यार्थियों, हम ई लर्निंग के माध्यम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके इसको अच्छे से वीडियो को देखना और सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखने की कोशिश करना। हम बात कर रहे हैं BA सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। इसमें BA का सिलेबस भी आ जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वैसे ही सेकेंड ईयर का भी है। हम फर्स्ट ईयर में एक साथ पढ़ाई की, कुछ टॉपिक्स हैं वो अलग मतलब एक्स्ट्रा हैं, वो हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पे। तो दोनों के लिए है ये बात। तो हम सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हमने क्या पढ़ा वो आप लोगों को पता ही है। हालांकि उसकी एग्ज़ाम नहीं हो पाई है कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन अब हमें सेकेंड ईयर का सिलेबस करना है और उस सिलेबस में आपको अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। आप इस सब्जेक्ट को, भूगोल को अच्छे से पढ़ोगे तो आगे आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी आपको ये बहुत सारा सपोर्ट करेगी। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसको आप समझ के पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको समझोगे नहीं तो आप इसको याद नहीं कर पाओगे। तो आपको ये समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं BA सेकेंड ईयर में। तो BA सेकेंड ईयर में वही पैटर्न है जो BA फर्स्ट ईयर में था। आप लोगों को पता ही है, टोटल अपना पेपर होता है 75 अंक का। सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। 75 अंक का पेपर होता है। 2 पेपर होंगे तो 75 नंबर के 2 पेपर होंगे अपने। 50 नंबर का अपना प्रैक्टिकल होगा। टोटल 200 अंक का मार्क होता है अपने BA सेकेंड ईयर में। हम इसके अंदर 2 सब्जेक्ट होंगे। एक अपना होगा संसाधन भूगोल और दूसरा होगा मानव भूगोल। 2 बुक हैं अपनी इसमें। जैसे अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था भौतिक भूगोल और दूसरा पढ़ा था अपने राजस्थान का भूगोल, वैसे ही यहाँ पर अपने को 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है संसाधन भूगोल और एक पढ़ना है अपने को मानव भूगोल। हम बात करते हैं इसमें 75 अंक कैसे आते हैं। इन 75 अंकों की बात करते हैं। एक बार एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे इसकी चर्चाएं करेंगे। एक बार देखते हैं इसमें 75 नंबर के पेपर में अपने को 5 क्वेश्चन हल करने होते हैं। कुल पर्सन आएंगे 9 में से कितने करने होंगे अपने को? 5 करने होंगे। और ये 5 क्वेश्चन होंगे वो अपने कैसे होंगे? 1 नंबर का क्वेश्चन वो अनिवार्य होगा सबके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो होता है इसमें वस्तुनिष्ठ होता है। एक होता है इसके अंदर मानचित्र भरने के लिए मानचित्र वाला क्वेश्चन होता है। इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। ये सब आपके, ये तो 5 क्वेश्चन 7.5 नंबर के होंगे, ये भी 7.5 नंबर के। दोनों को मिला करके ये प्रश्न हो गया 15 नंबर का। आपको समझ में आ रहा है? आपको मैं बता रहा हूँ 75 अंक का एक अपना पेपर, क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में। और इस 75 नंबर में हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 15 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन अनिवार्य होगा सबके लिए, ठीक है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 क्वेश्चन होते हैं। ये 3 खंडों में आते हैं। खंड ए, खंड ब, खंड स। ये 3 खंड आते हैं। इन खंडों में 3-3 क्वेश्चन आते हैं। इन खंडों में 3-3 क्वेश्चन आएंगे
और इन तीन तीन क्वेश्चनों में से अपने को करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें ये तो अनिवार्य हो गया अपना करना, 1 नंबर का क्वेश्चन तो अनिवार्य हो गया। अब प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन को उठाना अपने को। एक तो ये हो गया, प्रत्येक में से एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से ले लिया, 3 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन अपनी मर्जी से कर सकते हैं किसी भी यूनिट से, चाहे आप इसमें से करो, चाहे आप इसमें से करो, चाहे आप इसमें से करो, आपकी मर्जी है। दोनों क्वेश्चन एक यूनिट से भी कर सकते हो और अलग अलग से भी कर सकते हो। तो ये अपना परीक्षा का पैटर्न है। तो इस पैटर्न से पेपर आएगा और ऐसे आपको 15-15 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, करने होंगे। 9 क्वेश्चन में से टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये तो अपना एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अंदर हम लास्ट ईयर के को जोड़ते हुए चलेंगे। लास्ट ईयर में जो पढ़ा था वो सारा का सारा इसमें काम आ जाएगा, अगर आपको याद है तो। लास्ट ईयर हमने क्या पढ़ा था? भौतिक भूगोल। देखो भूगोल को कितनी तरीकों से पढ़ सकते हैं। भूगोल को हम पढ़ सकते हैं जैसे भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल जो हमने लास्ट ईयर पढ़ाई की थी, भौतिक भूगोल को पढ़ा था। इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा भूआकृतिक प्रदेश, फिर आपने पढ़ा इसके अंदर जलवायु विज्ञान, फिर इसमें पढ़ा आपने समुद्र विज्ञान, फिर आपने पढ़ा इसमें जीव विज्ञान, जीव भूगोल। ये चीज़ें पढ़े आपने इसके अंदर। ठीक है, ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था। फिर आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल, मानव भूगोल में बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे हम बात करें, कृषि भूगोल है, अपने यहाँ पर जनसंख्या भूगोल है, अपने यहाँ पर संसाधन भूगोल है, यहाँ पर सांस्कृतिक भूगोल है, यहाँ पर ही राजनीतिक भूगोल है, यहीं पर ही आर्थिक भूगोल है, ठीक है। बहुत सारी शाखाएं हैं भूगोल की, वो इस मानव भूगोल में आती हैं। एक आता है अपने यहाँ पर प्रायोगिक भूगोल, प्रायोगिक भूगोल। एक अपने आता है यहाँ पे जैसे भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, जैसे एशिया का भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भूगोल को इतनी शाखाओं में पढ़ सकते हैं हम। पहले पढ़ा जाता था भौतिक भूगोल, जिसके अंदर ही सारी शाखाओं को एक साथ पढ़ा जाता था। अब जैसे जैसे भूगोल का यहाँ विस्तृत हो गया भूगोल, यानी इसको विशेषीकरण के रूप में पढ़ने लग गए, तो जिसके कारण इस भूगोल की अलग अलग शाखाओं में इसको बांट दिया गया और उसका विस्तार होता चला गया। एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया गया भूगोलवेताओं ने। तो यहाँ पे हम बात करें
बीए फर्स्ट ईयर में हमने इस चीज़ को पढ़ लिया था। बीए फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था हमने? भौतिक भूगोल पढ़ा था, जिसमें से भूआकृति प्रदेश पढ़ लिए, जलवायु पढ़ ली, समुद्र पढ़ लिया और जीव भूगोल पढ़ लिया था। ठीक है। मानव भूगोल की हम बात करें तो मानव भूगोल इस वर्ष ये मानव भूगोल पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है। इस मानव भूगोल के अंदर ही एक शाखा है इसकी संसाधन भूगोल, ये पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है। यहाँ पे लास्ट ईयर आपने क्या पढ़ लिया था? राजस्थान का भूगोल पढ़ लिया था, बीए सेकेंड ईयर वाले। यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा था? राजस्थान का भूगोल पढ़ा था, किसके साथ में? यहाँ भौतिक प्रदेशों के भौतिक भूगोल के साथ में, इनके साथ पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल और संसाधन भूगोल। आपका फर्स्ट पेपर कौन सा होगा? ये वाला। और सेकंड पेपर कौन सा होगा? ये वाला। समझ रहे हो बात? यहाँ पे इन दोनों की हम चर्चाएं करेंगे। ध्यान रखना, हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा और ये पढ़ लिया। अब फाइनल होगा तो भारत का भूगोल आ जाएगा और एशिया का भूगोल आ जाएगा। अब कौन सा अपना? मानव भूगोल और संसाधन भूगोल। जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट बच रहे हैं वो सब्जेक्ट कहाँ पढ़ेंगे हम? एमए के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये प्रायोगिक भूगोल है, ये तो आपके तीनों सालों में चलता है, लेकिन इसमें टॉपिक्स हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर क्या पढ़ लिया था? मापनी पढ़ ली थी। इस साल आप आरेख पढ़ लोगे, अगले साल आप प्रक्षेप पढ़ लोगे। समझ रहे हो बात? तो ऐसे इनकी अलग अलग शाखाएं हैं, वो आप इस हिसाब से इसको कवर कर लोगे। ठीक है। तो आपको अब मानव भूगोल और संसाधन भूगोल पढ़ना है। अब जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है संसाधन भूगोल। हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं अभी वो सब्जेक्ट कौन सा है? संसाधन भूगोल। फर्स्ट पेपर अपना संसाधन भूगोल। देखिए, आपको वीडियो के साथ में एक नोटबुक रखनी है। उसमें जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओ उस नोटबुक में आप उसको नोट करते चले जाना, क्योंकि आप नोट नहीं करोगे तो एक बार तो आपको याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो आप साथ साथ में उस नोटबुक में आप इसको लिखते चले जाना। ठीक है। हम बात कर रहे हैं संसाधन भूगोल की। समझो संसाधन होता क्या है? संसाधन होता क्या है? जैसे हम बात करें मानव के उपयोग में, ध्यान से सुनना, मानव के उपयोग में जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी क्या हैं? संसाधन। अगर वो संसाधन अगर हमारे काम नहीं आए कोई चीज़ तो वो संसाधन की गिनती में नहीं आएगा। जैसे हम एग्जांपल लें, किसी चीज़ का संसाधन, जैसे साबुन है, कोई साबुन है, बन गई, रखी हुई है, तो वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आएगी। अगर वो मानव के हित में काम आ रही है, अगर मानव उसको अपने काम में ले रहा है तो आप उसको संसाधन की श्रेणी में ले सकते हो। समझ रहे हो बात? हम बात कर रहे हैं संसाधन की, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। संसाधन वो होते हैं जो मानव की इच्छाओं की पूर्ति करता हो। ठीक है। जैसे हम बात करें पहले संसाधन, ये जो टॉपिक था संसाधन वाला, ये आर्थिक भूगोल की टॉपिक, यानी जो आर्थिक भूगोल हम जब पढ़ते थे उस आर्थिक भूगोल में ही इसको साथ में पढ़ते थे। आर्थिक भूगोल में जैसे जनसंख्या भूगोल है वो भी आर्थिक भूगोल का ही पार्ट था। पहले ये आर्थिक भूगोल के अंदर ही पढ़ा जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब आर्थिक भूगोल का विस्तार होता चला गया, एक साथ आर्थिक भूगोल में सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, तो भूगोलवेताओं ने क्या किया कि संसाधन भूगोल को वहाँ से निकाल करके अलग रख दिया और एक अलग विषय इसको दे दिया कि आप अलग पढ़ो। ठीक है। तो यहाँ पर संसाधन भूगोल निकला हुआ कहाँ से है? आर्थिक भूगोल से निकला हुआ है। समझ में आ रहा है? आर्थिक भूगोल किसकी शाखा है? ह्यूमन ज्योग्राफी की है। ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल की शाखा है। ठीक है। मानव भूगोल की शाखा कौन सी है? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल से ही निकला हुआ कौन सा है? संसाधन भूगोल। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाती हैं। ठीक है। लेकिन
इसको अलग एक शाखा का रूप कब दिया, जब इसकी विशेषताएं और विशेषीकरण ये दोनों बढ़ते चले गए। किसकी? संसाधनों की। खनिजें ज़्यादा, खनिजों का आप विस्तृत अध्ययन करने लग गए तो एक आर्थिक भूगोल में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ सकती। ये जो है वो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो भूगोलवेत्ता उसको तोड़ करके टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसमें से जनसंख्या भूगोल को निकाल करके अलग रख देते हैं और संसाधन भूगोल को निकाल करके अलग रख देते हैं। ऐसे करके हम इसकी शाखाओं को अलग कर लेते हैं। ठीक है, इनके लक्षणों का अध्ययन करना ही संसाधन भूगोल है। खनिजों के लक्षणों का अध्ययन करना क्या है? संसाधन भूगोल है। जिसमें से इसमें हम क्या पढ़ते हैं? संसाधन में इनमें पढ़ते क्या है? इनकी उत्पत्ति, किनकी? खनिजों की उत्पत्ति पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही हम वितरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वितरण पढ़ते हैं। इन्हीं के अंदर हम विशेषताएं पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, वितरण और विशेषताएं तथा इसकी भविष्य में उपलब्धता, तथा इसकी भविष्य में उपलब्धता। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? संसाधन में। इन्हीं को हम क्या देते हैं? संसाधन नाम। अब इसको समझिएगा, क्या चीजें हैं ये? उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी उद्भव, यानी ये निकलेंगे कहाँ पर? जैसे हम बात करें किसी खनिज पदार्थ की, किसी खनिज पदार्थ की बात करेंगे, जैसे लोहा है। ठीक है, लोहा कहाँ से निकलता है? किसी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलता है, पत्थरों के साथ मिला हुआ लौह ऑक्साइड की मात्रा से निकलता है। जैसे हम बात करें कोयले की, तो कोयला कहाँ मिलेगा? जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होगी, जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होगी वहीं पे कोयला बनेगा। कारण कोयला कब बनता है? जब वनस्पति इस धरती में दब जाती है, ऊपर की परतें उसको दबा देती हैं, ऊपर से प्रेशर लगता है तो उस पेड़ की नमी बाहर निकल जाती है, अंदर का कार्बन वहीं पे सीमित रह जाता है। लंबे टाइम के बाद में वो कोयला अपनी नमी को बाहर फेंकता चला जाता है और फेंकता चला जाने के बाद में लास्ट में जो कार्बन की मात्रा बचती है उसी को आप क्या बोलते हो? कोयला बोलते हो। तो वो कोयला कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होगी, और वनस्पति ज़्यादा होगी वहाँ पे उसकी उत्पत्ति मिलेगी, उसका उद्भव मिलेगा। तो संसाधन में महत्वपूर्ण बातें ये चार हैं: उत्पत्ति, वितरण, विशेषता और भविष्य में उपलब्धता। ठीक है, संसाधन में हम उत्पत्ति की बात कर ली। वितरण कहाँ कहाँ मिलेगा वो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से क्षेत्रों में कितना वितरण है। ठीक है, संसाधन भूगोल में हम बात करते हैं, जैसे पेट्रोलियम की हम बात करें, पेट्रोलियम की हम बात करें तो इसका वितरण कहाँ मिलेगा? तटीय क्षेत्रों में मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे समुद्र का पानी उसके टच है उस स्थल भाग के, तो वहाँ पर ये पेट्रोलियम की उत्पत्ति होगी। तो वितरण कहाँ मिलेगा? जैसे हम भारत की बात करें तो इनकी ये तटीय वाले जो क्षेत्र हैं, इन तटीय वाले क्षेत्रों में पेट्रोलियम की मात्रा मिलेगी। जहाँ पे पानी के साथ में उसका संपर्क होगा वहाँ पे पेट्रोल बनेगा। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में वो अलग प्रोसेस है। जब हम पेट्रोल कोयला पढ़ेंगे तो उस टाइम में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ले रहे हैं हम। इतना समझ लीजिए कि ये पेट्रोलियम का वितरण कहाँ कहाँ मिल रहा है। जैसे हमें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में ये चीज़ें मिलेगी तो हम उसका वितरण बता देंगे। ठीक है, विशेषता, किसी खनिज की हम विशेषता बताते हैं तब जब मानव अपने काम आने के लिए उसके गुणों का बखान करे। जैसे किसी खनिज की कोई विशेषता हो, किसी खनिज किसी मानव के लिए कोई किसी काम आए, ऐसे करके इसकी विशेषताओं का हम वर्णन करेंगे। ठीक है, भविष्य में उपलब्धता, ये भी होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई खनिज ऐसा है जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद में वो समाप्त हो जाता है, जैसे कोयले को एक बार आप उपयोग में ले लिया उसके बाद में वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वो समाप्त हो जाएगा तो आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियां होंगी मानव की,
तो वो पीढ़ियों उसका उपयोग नहीं कर पाएगी और वो संसाधनों से वंचित रह जाएगी। इसलिए उसकी उपलब्धता भी होना ज़रूरी है। उसका कम से कम उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंदर संसाधन में। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? संसाधन देते हैं। ठीक है, संसाधन जो मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करता है उनको हम संसाधन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलो बात करते हैं हम इसमें इसका अर्थ क्या होता है, संसाधन का अर्थ। ठीक है, संसाधनों का अर्थ। संसाधन भूगोल का अर्थ समझने की कोशिश करिएगा। इसके अंदर हम संसाधन भूगोल भूतल पर, भूतल का मतलब क्या होता है? भूतल। देखो ऐसे वर्ड आएंगे, इनको समझने की कोशिश करना। भू का मतलब होता है पृथ्वी, तल का मतलब धरातल, पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है, मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषता, मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, इसका अर्थ बता रहे हैं कि संसाधन भूतल पर मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, विशेषीकरण, इनको स्थानिक वितरण, यानी कि कितनी बातें बताई हमने? विशेषताएं। समझने की कोशिश करिएगा। विशेषताएं, विशेषीकरण, दोनों अलग वर्ड हैं। स्थानिक वितरण, स्थानिक वितरण और इसका उपयोग, जो मानव के हित में या उसके प्रतिरूपों में अध्ययन कर सकते हैं। इनका जैसे भूतल पर पाए जाने वाले मानव सहित संसाधनों की विशेषताओं, विशेषीकरण, स्थानिक वितरण और उसके उपयोग का प्रतिरूप का अध्ययन हम संसाधन में करते हैं। ये संसाधन का अर्थ है। इनमें इतनी बातों को हम एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, प्रतिरूप मतलब हम उसको किस किस रूप में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसको उपयोग किस तरीके से लेंगे, उसका वितरण कहाँ कहाँ है, उसका विशेषीकरण यानी कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा मांग है, उसकी विशेषताओं को हम यहाँ पर लेंगे। विशेषताएं उसके गुण बखान करेगी। और विशेषीकरण यानी पर्टिकुलर किसी जगह पे, यानी कोयला यहाँ पे विशेषीकरण के रूप में यहाँ पे कोयला है तो यहीं पे कोयला है। दूसरे खनिज की हम बात करें तो दूसरी जगह किसी और खनिज की मात्रा प्राप्त होगी अपने को, वहाँ पे उसका विशेषीकरण होगा। ठीक है, तो विशेषीकरण और विशेषताएं दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, यह तो उसके गुणों की बखान करता है, विशेषीकरण पर्टिकुलर किसी स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं? अर्थ में आते हैं। इसमें हम बात करेंगे जैसे जीवाश्मीय खनिज हैं जिसमें पेट्रोल और कोयला होता है, वो कोयला करोड़ों वर्षों तक वहाँ पे दबे रहते हैं लेकिन वो संसाधन की गिनती में नहीं आते हैं। कब आएंगे? जब मानव उसको बाहर निकालेगा और अपने दोहन के काम में लेगा। जैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा या अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करेगा, तो उन पूर्ति के कारण वो खनिज हैं वो संसाधन की गिनती में आएंगे। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे हमने बात की संसाधन भूगोल का अर्थ कि यहाँ पे जो संसाधन मिलते हैं पृथ्वी के धरातल पर या धरातल के अंदर, उनको मानव निकाल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में लेगा तो वो संसाधन कहलाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं इसके विकास की। संसाधन भूगोल का विकास का मतलब इसका उद्भव कहाँ से हुआ, ये कहाँ से जन्मा, ये निकला कहाँ से, इनकी बातें हम करें तो संसाधन वैसे तो मानव सभ्यता जो प्रारंभ हुई थी उस समय से ही निकल गया था। जब मानव सभ्यताएं
विकसित होने स्टार्ट हुई थी या उद्भव हुआ था उनका, उस टाइम से ही संसाधनों का भी हम अध्ययन करने लग गए थे। यहाँ पर हम बात करें उस टाइम में सभ्यताएं जब विकसित हुई मानव की, तो वहाँ पे मानव कंदमूल एकत्रित करना स्टार्ट कर दिया था। कंदमूल आखेट करना, पशु चारण करना स्टार्ट हो गया था। उस टाइम से ही मानव भूगोल प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? मानव भूगोल प्रारंभ हो गया था। और मानव भूगोल की शाखा कौन सी है? संसाधन भूगोल। ठीक है। इसका उद्भव, इस मानव भूगोल का उद्भव 1953 में अलग शाखा के रूप में एक विद्वान था जिम्मरमैन। इस विद्वान ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है विश्व संसाधन और उद्योग। ज़्यादातर आपको इंग्लिश में नाम मिलेगा इसका, ये तो हिंदी में नाम है इसका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक में संसाधन भूगोल की सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है। विद्वान का नाम क्या है? जिम्मरमैन है। कब विकसित की थी? 1953 में। बुक का नाम क्या है? वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। इस बुक में इन्होंने संसाधनों का अध्ययन किया है। इस बुक में उद्योगों का अध्ययन किया है। ठीक है। इस बुक के कारण ही इसको अलग शाखा के रूप में महत्वपूर्ण मान लिया गया है। पहले ये एक साथ पढ़ी जाती थी। पहले मानव भूगोल था, वो मानव भूगोल अलग से नहीं पढ़ा जाता था। वो भौतिक भूगोल है और खगोलीय भूगोल है। खगोल में जो ब्रह्मांड की बातें आती हैं, दो बातें होती हैं। एक तो होते हैं खगोलीय भूगोल। खगोलीय, जब आप पृथ्वी के बारे में पढ़ते हो, खगोलीय मतलब अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, उनके बारे में आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, कितना लगाती है, दिन रात बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं, वो सारी बातें कहाँ आती हैं? खगोलीय भूगोल में आती हैं। ठीक है। यहाँ पे इसके साथ में पढ़ी जाती थी पहले भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल और खगोलीय भूगोल दोनों को कंबाइंड पढ़ा जाता था। दोनों को साथ में मानव भूगोल पढ़ा जाता था। इनके साथ में क्या पढ़ते थे? मानव भूगोल को समावेश किया जाता था। मानव भूगोल यहाँ से पृथक हुआ 1953 में। इस मानव भूगोल की शाखाओं से ये तो कब पृथक हुआ था? जब मानव की सभ्यता विकसित हुई। मानव अपने साथ में ही इसका अध्ययन करना लग गया इसके साथ में, लेकिन धीरे धीरे इसको अलग विषय के रूप में रख लिया। लेकिन यहाँ मानव भूगोल से 1953 में एक अलग शाखा हुई थी अपनी संसाधन भूगोल। ये कहाँ से हुई? आर्थिक भूगोल से। ठीक है। आर्थिक भूगोल किसका पार्ट है? मानव भूगोल का। मानव भूगोल किसका पार्ट है? इन दोनों का। समझ रहे हो बात? यानी यहाँ से निकला अलग मानव भूगोल, इससे निकला आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल से क्या निकला? संसाधन भूगोल। ठीक है। तो ये बातें हम इसके विकास में कर रहे थे। तो हमने आज पढ़ा, दो टॉपिक पढ़े हैं। पहला क्या पढ़ा? संसाधन होते क्या हैं। ठीक है। संसाधन होते क्या हैं, उनके वितरण, उद्भव और ये क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसका अर्थ पढ़ा, जिसमें अर्थ में हम बात करते हैं मानव सहित पूरे संसाधनों की विशेषताओं की, उसके विशेषीकरण की, और स्थानीय वितरण और उपयोग कैसे किया जाता है, उनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है, इनके बारे में बात की। और खनिज जो होते हैं करोड़ों साल से दबे रहने के बाद भी अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो संसाधन नहीं कहलाते। अगर उनको हम निकालेंगे और अपने काम में ले लेंगे तो वो संसाधन कहलाएंगे। तो वो बात हमने अर्थ में की है। विकास में हमने बात की है इसके
मानव भूगोल से ही निकला था आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल से क्या निकला, संसाधन भूगोल। और ये कब किसने कहा था, जिमरमैन ने 1953 में अपनी पुस्तक में विश्व संसाधन और उद्योग, यानी कि इसकी जो नाम है बुक का वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज में इन्होंने इसका अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले वीडियो।